नमस्कार साथियों, मैं आकाश कुमार मौर्य ग्रेजुएट योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व सकुशल मंगल होंगे। आज हम भारत में औद्योगिक नीति व औद्योगिक क्षेत्र का विकास के विषय में परिचर्चा करेंगे और इसे समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम अपनी कर्म देवी या ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम व उनके आशीर्वाद से आज के शीर्षक का अध्ययन व अध्यापन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक भारत में औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक क्षेत्र का विकास है, अर्थात औद्योगिक नीति को भारत के संदर्भ में देखेंगे। भारत में औद्योगिक नीति को कब लागू किया गया, इसके संस्थापन एवं उसके उद्देश्य को देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रमुख औद्योगिक नीति की घोषणा अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई। इस नीति में आर्थिक विकास को मुख्य उद्देश्य बनाया गया एवं सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के उद्योग के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया। इस प्रकार निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट क्षेत्रों का बंटवारा करने वाली इस पहली औद्योगिक नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई, अर्थात डेवलपमेंट इक्वल टू पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर या मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसा कि वर्तमान समय में हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर हम अमेरिका के संदर्भ में देखते हैं तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और रशिया के संदर्भ में देखते हैं तो वो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था है। अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को मिला करके बनी हुई है, अर्थात मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। इस प्रथम औद्योगिक नीति को 4 विभिन्न अनुसूचियों में विभाजित किया गया। ये 4 अनुसूचियाँ। अनुसूची ए, इसमें ऐसे उद्योगों को शामिल किया गया जो पूर्णतः केंद्रीकृत होंगे, अर्थात इसमें उसी उद्योग को शामिल किया जाएगा जो केंद्र के अधीन होंगे, जैसे परमाणु शक्ति या अणु शक्ति उत्पाद व नियंत्रण, अस्त्र शस्त्र उद्योग, तेल यातायात का स्वामित्व एवं नियंत्रण। अनुसूची बी, इसमें 6 आधारभूत उद्योगों को शामिल किया गया जो स्थापित निजी क्षेत्र के द्वारा की जाएंगी, पर धीरे धीरे 10 वर्षों के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार इसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा, जैसे बैंकिंग उद्योग, अर्थात इसमें उन्हीं उद्योगों को शामिल किया जाएगा जिनका स्थापना निजी क्षेत्र करेगा, लेकिन 10 वर्षों के उपरांत केंद्र सरकार चाहे तो उसे अपने अधीन कर सकती है। अनुसूची सी, इसमें कुल 18 उद्योगों को शामिल किया गया जिसे प्राइवेट सेक्टर द्वारा अनुवांछित में चलाई जाएगी। अनुसूची डी या चौथी अनुसूची, इसमें उद्योगों जिनकी स्थापना निजी क्षेत्र एवं संचालन भी निजी क्षेत्र के द्वारा की जाएगी, अर्थात इसमें उन्हीं उद्योगों को शामिल किया जाएगा जिनकी स्थापना निजी क्षेत्र करेगी एवं उनका विकास का कार्य एवं संचालन देखभाल निजी क्षेत्र ही करेगा। ये हमारी प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत है। द्वितीय औद्योगिक नीति की स्थापना 30 अप्रैल 1956 में की गई। समाजवादी ढंग के समाप्त की स्थापना के उद्देश्य से 1948 के औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई। इस नीति में 4 अनुसूची के स्थान पर 3 अनुसूची को बनाया गया, अर्थात प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो 4 अनुसूचियाँ थी उन 4 अनुसूचियों को 3 अनुसूची में यहाँ पर कन्वर्ट किया गया। अनुसूची ए, इसमें 17 उद्योग रखे गए जिनमें विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, अर्थात इनमें वो उद्योग सम्मिलित किए जाएंगे जिनका देखभाल एवं संस्थापन एवं उसका कार्य का क्षेत्र केंद्र सरकार तय करेगी। अनुसूची बी, इसमें कुल 12 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना प्रारंभ में निजी क्षेत्र के द्वारा की जाएगी, आवश्यकता अनुसार इसे बाद में केंद्र सरकार के द्वारा कर लिया जाएगा या केंद्र सरकार अपने अधीन कर लेगी। अनुसूची सी, इसमें अन्य सभी उद्योग जिनकी स्थापना
विकास की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र में रखे जाएंगे। तृतीय औद्योगिक नीति को देखते हैं। तृतीय औद्योगिक नीति 1977 दिसंबर 1977 में जनता सरकार के उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने तृतीय औद्योगिक नीति की घोषणा की। इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों को 1956 की नीति के समान रखा, अर्थात इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, अर्थात यह सार्वजनिक क्षेत्र जो था केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने फर्म या इंडस्ट्री थी, ठीक उसमें इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। इसका मुख्य उद्देश्य लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं उनके विकास पर बल देना था। अति लघु क्षेत्र के उद्योग की नई अवधारणा का प्रतिकार तीसरी औद्योगिक नीति में किया गया। इसकी कुल पूंजी 1 लाख तक रखी गई, अर्थात तृतीय औद्योगिक नीति के पहले लघु क्षेत्र या लघु औद्योगिक क्षेत्र या कुटीर उद्योग होते थे, लेकिन इस तृतीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत अति लघु उद्योग को भी ऐड किया गया, जिसकी कुल पूंजी 1 लाख तक रखी गई। चतुर्थ औद्योगिक नीति 1980 मोरारजी देसाई के नेतृत्व में चौथी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया, अर्थात इसमें केंद्र सरकार पर ज़्यादा फोकस किया, अर्थात यहाँ पर भारत सरकार अधिक से अधिक फर्मों को स्थापित करे जिससे उत्पादन का स्तर मैक्सिमम या उच्चतम हो सके और जिससे हमारा निर्यात का स्तर हायर हो सके, ठीक। जो अर्थात जो लाभ प्राप्त होगा, अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा, वो भारत सरकार को मिले, ना कि ये प्राइवेट सेक्टर को। साथ ही नवीनीकरण, अर्थात जो हमारे इंडस्ट्री या फिर हमारे इंस्टीट्यूट, कॉलेज, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, उनमें नवीनीकरण या चेंजिंग हो सके एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया गया, अर्थात हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं वो अत्यधिक पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उन पे अधिक से अधिक मात्रा में ध्यान दिया गया, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पूर्ण रूप से व्यवसाय मिल सके जिससे बेरोजगारी का स्तर निम्न हो। अति लघु उद्योग में निवेश की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख और लघु उद्योग में निवेश की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक कर दी है, अर्थात तृतीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत अति लघु उद्योग जो थे उनकी निवेश की सीमा 1 लाख तक थी, अर्थात वो 1 लाख तक ही उस क्षेत्र में निवेश कर सकते थे, लेकिन उसे इन्होंने बढ़ा करके 2 लाख तक कर दिया गया और लघु उद्योग में निवेश की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया, अर्थात जो हम लघु क्षेत्रों में 2 लाख रुपए का सिर्फ ही निवेश कर सकते थे, अब उसे 20 लाख तक कर दिया गया। इस प्रकार उपयुक्त औद्योगिक नीति में सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति में 1956 की है। 1977 से 1980 की औद्योगिक नीति का आधार 1956 की औद्योगिक नीति ही रही, अर्थात हमारे 1977 से 1980 तक जो औद्योगिक नीति का मॉडल है वो द्वितीय औद्योगिक नीति के बेस पर ही टिकी हुई है। नई औद्योगिक नीति या 1991 में औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को केंद्र सरकार ने औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। उस समय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव एवं वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नई औद्योगिक नीति में पहली बार एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। नई औद्योगिक नीति में लाइसेंस प्रक्रिया को उदार बनाया गया। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अर्थशास्त्र पूंजी सीमा समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न उद्योगों के लिए विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को सरल बना दिया गया। इस उद्योग को अतिरिक्त गैर अनुसूची में विदेशी संस्थागत निवेशक एक कंपनी की पूंजी में 10% तक, जो पहले 5% तक थी, निवेश कर सकते हैं। इस औद्योगिक नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, अर्थात इस नई औद्योगिक नीति के तहत फर्मों को लाइसेंस की प्रक्रिया में सरलता या ढील दी गई जिससे अधिक से अधिक मात्रा में फर्में स्थापित हो सकें और हमारा आउटपुट रेशियो या आउटपुट लेवल मैक्सिमम या हायर या उच्चतम हो सके। और इस अनुसूची के तहत जो विदेशी संस्थागत निवेशक थे, जो फॉरेन के निवेशक थे, वो पहले जो यहाँ के फर्मों में निवेश करते थे उसकी सीमा 5% थी, अर्थात वो यहाँ की फर्मों में
सिर्फ अपनी पूंजी का अपने निवेश के प्रतिशत 5% तक ही निवेश करते थे, उसे बढ़ा करके 10% तक कर दिया गया। अर्थात इस औद्योगिक नीति की निम्नलिखित उद्देश्य थे: रोजगार का सृजन, अर्थात फॉरेन की कंपनियां अगर आएंगी, जैसे विदेशी कंपनियां यहाँ पर आएंगी और फर्मों को स्थापित करेंगे, तो यहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, जिससे हमारे बेरोजगारी का स्तर या कम होगा एवं रोजगार का स्तर बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार का स्तर, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र जैसे मौसमी बेरोजगार होते हैं, उन्हें सीजन रोजगार प्राप्त होता है और बाकी समय वो बेरोजगार रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र भी ये फर्में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। तीसरा है निर्यात पर बल देना। ये फर्में यहाँ पर स्थापित होंगी, अधिक से अधिक मात्रा में जब आउटपुट रेशियो हमारा होगा, हम निर्यात करेंगे, निर्यात पे हमारा अधिक फोकस होगा। भारत उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना। जब ये फर्में हमारी इंडिया में आएंगी और हमारे फर्मों में कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा और जिससे हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी वो मेंटेन होगी और हायर होगी, जिससे हमारी इंटरनेशनल मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की डिमांड होगी। पिछड़ी औद्योगिक उपलब्धियों को मजबूती प्रदान करना, अर्थात जो अचीवमेंट हम पहले द्वितीय एवं तृतीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्राप्त कर सके हैं, इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत उन उपलब्धियों में विस्तार करना। लघु एवं अति लघु के क्षेत्रों में निवेश की सीमा में परिवर्तन, अर्थात जिससे बाहरी कंपनियां आएंगी उनमें निवेश अधिक से अधिक मात्रा में होगा, तो लघु एवं अति लघु कंपनियां जो हैं या उद्योग है उनमें भी निवेश का स्तर धीरे धीरे परिवर्तन होगा एवं व्यापक स्तर पे होगा। लाइसेंसिंग नीति में सुधार, घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना एवं इत्यादि परिवर्तन किए गए। इस नई औद्योगिक नीति की प्रमुख महत्व या उपलब्धि लाइसेंसिंग नीति में उदारता है। आर.के. हजारी एवं सुविमल दत्ता ने लाइसेंस प्रक्रिया को उदार बनाने की बात की, जिसके तहत 34 उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य था। अर्थात नई औद्योगिक नीति के पहले 34 उद्योग ऐसे थे जिनको लाइसेंस लेना अनिवार्य था, लेकिन इससे कम करके 18 तथा 2013 तक घटाकर 5 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। 5 उद्योग निम्न हैं, जैसे अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ। आज के समय में सबसे ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स अल्कोहल सेक्टर से ही प्राप्त होती है। दूसरा, तंबाकू एवं उससे संबंधित सभी पदार्थ, अर्थात गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, इससे रिलेटेड पदार्थ। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण उत्पाद, अर्थात हमारी आर्मी से रिलेटेड रक्षा उपकरण। चौथा, औद्योगिक विस्फोटक, ये भी हमारी आर्मी से रिलेटेड। पांचवा, खतरनाक रासायनिक पदार्थ, हमारे केमिकल रासायनिक पदार्थों से रिलेटेड संबंधित। इन सभी चीज़ों को लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया, बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। ये हमारी नई औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत प्रदान की गई। आज हमने भारत में औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक क्षेत्र का विकास, प्रथम औद्योगिक नीति, द्वितीय औद्योगिक नीति, तृतीय औद्योगिक नीति एवं चतुर्थ औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति को देखा एवं इसे समझने का भरसक प्रयास किया। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दे करके हमें सुना, इसके लिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ एवं आप सभी का धन्यवाद।